Hello everyone, welcome to iExamB student. My name is Kailash Tiwari and in this video we'll discuss about the Kurukshetra magazine of the month December 2022. Okay, so कुरुक्षेत्र शब्द हमको हिस्ट्री में या फिर जो पहले लड़ाई के लिए ग्राउंड यूज होता था उसके रूप में हर किसी को याद होता है, बट यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो स्पेसिफिकली फोकस करती है ग्रामीण विकास के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो दिसंबर 2022 का इशू था ये ई गवर्नेंस पे था। ओके, सो ई गवर्नेंस और कैसे इसको डिजिटाइजेशन से लिंक किया गया, डिजिटाइजेशन का क्या रोल है, ई गवर्नेंस का क्या रोल है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, ये अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो जो फर्स्ट आर्टिकल था वो था ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। अब यहाँ पे डिजिटल डिवाइड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो मोबाइल है, मोबाइल की अवेलेबिलिटी कितनी है, सिग्नल है कि नहीं है, हर गांव कनेक्टेड है कि नहीं है, बट इसके भी आगे डिजिटल डिवाइड का बहुत बड़ा एक मतलब है और वो क्या है, डिजिटल रिसोर्सेज, स्पेसिफिकली ऐसे रिसोर्सेज जहां की कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाइक बिजनेस एनालिटिक्स, बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर क्रूशियल फॉर कम्युनिटीज टू मेक ट्रांजिशन टू सस्टेनेबिलिटी। मतलब ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए डिजिटाइजेशन को हम यूज कर पाए या फिर डिजिटल हम हो पाए, उसकी ज्यादा बात की गई। कैसे गवर्नमेंट में अगर हम ई को यूज करते हैं, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, आप देखते हैं ना हर चीज ई से लिंक किया जाता है, उसको कैसे लिंक करके हम आगे बढ़ सकते हैं। सो ये कहने का मतलब है डिजिटल डिवाइड से, एक डिजिटल गैप से। तो अगर आप ये समझ गए होंगे बेसिकली कि हमने आज की पूरी इस वीडियो में या फिर जो दिसंबर मंथ का कुरुक्षेत्र है वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है डिजिटल और ई गवर्नेंस पे, तो इसी के इर्द गिर्द आज के ये जितने भी आर्टिकल हैं ये सारे डिस्कस होंगे। सो ऑल फॉर्म ऑफ द डिजिटल इनइक्वालिटी आर कलेक्टिवली रेफर टू एज डिजिटल डिस्पैरिटी। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। एंड कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि इस टाइप के आर्टिकल प्रेसी राइटिंग में भी आते हैं विभिन्न एग्जामिनेशंस में। देन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू ओवरकम द डिजिटल डिवाइड। तो ऐसा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो सबसे पहले तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी या फिर कटिंग एज टेक्नोलॉजी या फिर हम डेटा एनालिटिक्स की बात तब करेंगे जब हमारे पास सिस्टम होगा। तो सिस्टम होने के लिए क्या है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये सारी चीजें, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है वो होना चाहिए। देन प्राइसिंग, वो फीजिबल होना चाहिए कि हर कोई उसको यूज कर पाए, एक फेयर प्राइस होना चाहिए और वो यूनिफॉर्म होना चाहिए कंट्री में हर जगह। देन मेजरिंग एक्सेस, कि हाई क्वालिटी और जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है कि नहीं। तो बेसिकली अगर ये देखेंगे तो ये तीन फंडामेंटल हैं। देन कुछ इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं इसी दिशा में कि कैसे हम गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर हम कहें कि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं या फिर जितनी भी स्कीम्स हैं, कुछ भी चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो कैसे लाइफ को ईजी बना रही है थ्रू द डिजिटल। तो बेसिकली सीएससीज आप सभी को पता है, पहले से हमें हर चीज के लिए हर किसी डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, वहां पे उसकी एक अलग प्रोसेस होती थी, हर जगह जाइए उस प्रोसेस को देखिए, चाहे वो बर्थ रजिस्ट्रेशन है, किसी भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, बिजली का बिल है, कनेक्शन है, कुछ भी है। तो नाउ कॉमन सर्विस सेंटर्स आर प्रोवाइडिंग ऑल दीज फैसिलिटीज अलोंग विद द बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी ऑल्सो, जिसमें कि आप डिपॉजिट और जो रिसीट है, लेन देन आप बेसिकली उसमें कर सकते हैं। सो सीएससीज आर प्रोवाइडिंग दिस। अभी आप देखेंगे यहाँ पे डेटा मेंशन किया है, बहुत ज्यादा हम इसको फोकस करेंगे नहीं क्योंकि जब भी आप एग्जामिनेशन देते हैं उसके पहले का डेटा थोड़ा सा रेलेवेंट होता है, बट ओवरऑल आप देख सकते हैं कि 5.31 लाख सीएससीज आर करेंटली ऑपरेशनल और जिसमें कि 4.2 लाख आर एट ग्राम पंचायत लेवल। Then is unified mobile application for the new age governance, that is उमंग। तो यहाँ पे क्या है, सिटीजन एक्सेस कर सकते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज वाया मोबाइल, तो ये उमंग ऐप के थ्रू है। इसके थ्रू बिल पेमेंट है या फिर जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो सारे इसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है। देन ई डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, तो एमएमपी इसको हम कहते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है जो कि इंप्लीमेंट किया गया है डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे ही स्टेट्स में, जो कि जितनी भी ई सर्विसेज हैं रिलेटेड टू द लोकल पीपल वो इसके थ्रू डिलीवर की जाती हैं। देन डिजी लॉकर, ये आपको पता है कि जितने भी हमारे फॉर्म हैं या फिर जो सर्टिफिकेट्स हैं या फिर किसी भी टाइप के बिल्स हैं वो सब हम डिजी लॉकर में संभाल के रख सकते हैं। यूपीआई इज द यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, इसको तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, गूगल पे, फोन पे या फिर जितने भी यूपीआई इंटरफेस है हम सभी जानते ही हैं। कोविन, सो कोविड को हैंडल करने के लिए उसमें जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया जा रहा है उसको पूरा का पूरा मेंटेन करने के लिए कोविन पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसके अलावा माई जीओवी जो पोर्टल है
ये बेसिकली पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस पोर्टल है जिसमें कि सिटीजन और गवर्नमेंट दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं, दोनों ही एक दूसरे से बात या फिर इंटरेक्ट कर सकते हैं। देन मेरी पहचान है, इसके अलावा माई स्कीम है जिसमें कि आप अपनी एलिजिबिलिटी के बेस पे देख सकते हैं कौन सी स्कीम आपके लिए सूटेबल है। डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर्स है। दीक्षा जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और दीक्षा से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हम आगे इसको डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा हर जगह सारी चीजें पहुंचाने के लिए जो पोस्ट ऑफिस सर्विसेज हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, और इसमें खासकर पोस्ट पेमेंट बैंक्स भी। सो इंडियन पोस्ट की अगर हम थोड़ा सा बात करें, यहाँ पे जो इंडियन पोस्ट है ये 150 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना पुराना ये ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका नेटवर्क आप देखिए 1.59 लाख पोस्ट ऑफिसेस इन एवरी नूक एंड द कॉर्नर ऑफ द वास्ट कंट्री, और चाइना के पास अराउंड 54,000 है जो कि सेकंड नंबर पे आता है, तो इसके कंपैरिजन में भी वो काफी पीछे है। तो मतलब ये वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा सेंटर है, और ये खासकर रूरल सेंट्रिक है। मोर देन 90% पोस्ट ऑफिस बीइंग सिचुएटेड इन द विलेजेस, और आप ये देख सकते हैं 1.4 लाख विलेज पोस्ट ऑफिस कवर मोर देन 7 लाख विलेजेस ऑफ द कंट्री। ओके, इसके बाद आती है कि पीओज, और ये बेसिकली आज के टाइम पे क्या है आप देखेंगे कि को दर्पण एक दिया गया है गैजेट। बेसिकली क्या है, दर्पण डिवाइस है जो कि मेड इन इंडिया है, रग्ड हैंडल डिवाइस विद मोबाइल कनेक्टिविटी एंड हैव अ बिल्ट इन बायोमेट्रिक स्कैनर, कार्ड रीडर एंड अ ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर। तो इसके थ्रू जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी वहीं पे दी जा सकती हैं थ्रू द दिस डिवाइस। इसके साथ ही बनाया गया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। सो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है कि डोर टू डोर डिलीवरी के लिए, बेसिकली डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आप सभी को पता है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है AEPS, दैट इज आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो ये लॉन्च किया गया था 1 सितंबर 2018 को। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफी बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। IPB has provided over 1.5 lakh Android smartphones to the postman and the village postmaster so that कि डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। और डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज कौन सी हैं? जो बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज होती हैं जिसमें कि डिपॉजिट्स आते हैं या फिर कैश विड्रॉल आता है। सो बेसिकली अभी तक 5.9 करोड़ अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, 48% विमेन बेनिफिशियरीज के हैं, इतने ट्रांजैक्शंस अभी तक हो चुके हैं। देन AEPS, अगर हम देखें कि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स हैं या फिर जो बेसिक CSCs वर्क करते हैं वो किस पे वर्क करते हैं? AEPS में, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम पे। जैसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में जैम ट्रिनिटी है, जनधन आधार और मोबाइल। सो बेसिकली उसके थ्रू ही इसको इनेबल किया जाता है। देन सिमिलरली कि अभी हमने देखा कि फाइनेंशियल में कैसे उसका यूज किया गया है हमने टेक्नोलॉजी का, है ना। पहले बैंक तक पहुंचना, फिर एक लंबी लाइन में लगना, पैसे निकालना, पैसे जमा करना, एक बहुत टेढ़ी प्रोसेस थी, अभी बहुत इजी हो चुकी है। आप आज के टाइम पे देखेंगे तो जनरली पैसे का लेन देन के लिए बहुत कम ही लोग बैंक्स में जाते हैं। देन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन फॉर द क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसमें कैसे किया गया है काम ये हम यहाँ पे देखेंगे। एम क्या है? बेसिकली to improve the information and the service delivery, increasing citizen participation in the decision making process and making government more accountable, transparent and effective। तो ये इसके लिए एम एंड ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है। अगर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट इस पे कैसे काम कर रही है, तो ये यूडाइस, आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा, यूडाइस पहले आया था, फिर उसको यूडाइस प्लस किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो यूडाइस है ये पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मैनेज करता है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये एक वेल नोन फैक्ट है कि टाइमली एंड एक्यूरेट डेटा इज द बेसिस ऑफ साउंड एंड इफेक्टिव प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सो अगर हमको कंट्री लेवल पे एजुकेशन को देखना है या फिर हमको उसके लिए प्लान करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसकी हमारे पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए। उसी बेसिस पे हम आगे के लिए प्लान कर सकते हैं या फिर एनालाइज कर सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो कितना एफिशिएंट है। देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये स्टार्ट किया यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यूडाइस इन 1213, और ये इसको फिर इसके बाद यूडाइस प्लस किया गया। कुछ चेंजेस इसमें किए गए, इंप्रूव्ड एंड अपडेटेड वर्जन यूडाइस प्लस है। सो बेसिकली इसका मैंडेट क्या है? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम all recognized and unrecognized school imparting formal education from प्री प्राइमरी टू 12th। तो ये सारा एजुकेशन सिस्टम को कवर करता है। स्कूल टीचर्स, उनकी एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग, सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। तो ये यूडाइस था। देन इसके बाद परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है,
सो बेसिकली स्टेटस ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए ये बनाया गया। ऑनलाइन सर्वे प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ, और एनसीएफ का मेजर रोल अगर आप देखेंगे एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई उसके बाद बढ़ गया। और अगर आप देखेंगे जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो पूरा का पूरा किसने डिजाइन किया हुआ है, एनसीईआरटी ने। ओके तो इस टाइप की चीजें कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ले जाते हैं। देन एनडीईएआर नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर एंड विद्या समीक्षा केंद्र। तो बेसिकली क्या है, टू क्रिएट यूनिफाइंग नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू एनर्जाइज एंड कैटलाइज द एजुकेशन इकोसिस्टम। तो अगर आप ये देखेंगे जैसे यूडाइस में था वो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम के लिए था, यहाँ पे क्या है, गोल लेड डाउन बाय द एनईपी 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में बनाए गए उनको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। देन इसके बाद प्रबंध है, सो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड लॉन्च प्रबंध। इसका क्या फुल फॉर्म है, प्रोजेक्ट अप्रेजल बजटिंग अचीवमेंट्स एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम्स इन 2020। ये डेवलप किया गया अंडर द समग्र शिक्षा। अच्छा एक चीज आती है बीच में कि जैसे आजकल आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जाते हैं ना तो हम जनरली ये देखते हैं कि जीए बहुत डिफिकल्ट थी। ओके जी में ऐसी ऐसी स्कीम्स पूछी गई जो हमने कहीं पढ़ी नहीं, या फिर हम कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज खासकर नाबार्ड और आरबीआई के लिए है, वहां पे हम कहते हैं कि ऐसी स्कीम्स पूछी गई या फिर ऐसे इनिशिएटिव्स के बारे में पूछा गया जो हमने कहीं सुना नहीं, तो वो जनरली इस टाइप से ही होते हैं। और ये आप तभी सुनेंगे जब आप एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप स्टडी करते हैं, बेसिकली आप जिसमें कि मैगजीन या फिर योजना जैसी मैगजीन्स को कवर करते हैं, कुरुक्षेत्र और योजना जैसी मैगजीन्स को। ओके देन पीएम ई विद्या है, इसको पेंडेमिक के टाइम पे स्टार्ट किया गया। देन दीक्षा है, दीक्षा एक बहुत यूनिक प्लेटफॉर्म है, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, ये टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। अब आप देखेंगे इसके पास 6500 टेक्स्ट बुक एनर्जाइज्ड विद द क्यूआर कोड इंक्लूडिंग 359 एनसीईआरटी एंड कॉल्ड एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स। ओके 3.01 लाख डिजिटल कंटेंट इसमें है। इसके अलावा काफी सारे रेडियो स्टेशन इसके अंदर बिल्ड किए गए हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर थ्रू द निष्ठा प्रोग्राम, टीचर के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। इसके अलावा आप देखेंगे 200 टीवी चैनल्स, द वन क्लास वन टीवी चैनल पीएम ई विद्या के अंदर एक्सपेंड किया गया। पहले 12 थे, अभी इनका टारगेट किया गया 200 टीवी चैनल। इसके अलावा वर्चुअल लैब्स, हाई क्वालिटी ई कंटेंट, कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म फॉर द ई कंटेंट, ये सारी चीजें इसमें है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एट सर्विस अगर हम देखेंगे, गवर्नेंस से अगर हम इसको बेसिकली करेंगे कवर, जैसे हमने पहले देखा सबसे पहले हमने फाइनेंशियल बात की, देन हमने उसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड बात की। अगर हम गवर्नेंस पे इसमें बात करेंगे, क्योंकि गवर्नेंस का रोल हर जगह है और हर जगह चाहे वो बिजनेस है चाहे वो सर्विस है, दोनों में वो इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। G2C है गवर्नमेंट टू द सिटीजन, गवर्नमेंट कैसे इंटरेक्ट करती है सिटीजन से या फिर सिटीजन कैसे इंटरेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से। देन गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, जो भी इंफॉर्मेशन है सर्विसेज है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग ऑफ डेटा अमंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट के बीच में हो, स्टेट या सेंटर के बीच में हो, या फिर विद इन स्टेट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हो। इसके अलावा आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, क्योंकि मैंने अल्टीमेटली आपको बताया कि जब हम बिजनेस से उसको डील करते हैं, जरूरी नहीं कि सारी चीजें सर्विसेज के लिए ही प्रोवाइड की जाए, बिजनेस के लिए भी रहती हैं। ई गवर्नेंस एंड हेल्थ, हमने बात की थी फाइनेंशियल, देन एजुकेशन, देन हमने नॉर्मल गवर्नेंस की बात की। अब हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में आप देखेंगे तो सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड द ट्रांसपेरेंट स्मार्ट, ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई। बेसिकली नेशनल हेल्थ पोर्टल बनाया गया है, सिंगल पॉइंट एक्सेस टू द हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन। इसके अलावा ई हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, मेरा अस्पताल, किलकारी एप्लीकेशन, प्रेग्नेंट एंड द लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए, ये सारी चीजें डेवलप की गई हैं। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि जब आप कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन पढ़ते हैं तो आपको बेसिकली ये तो पता चलता है कि किस सेक्टर में गवर्नमेंट की कैसी कैसी स्कीम्स या फिर एप्लीकेशंस बनाई गई हैं। देन सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड द रूरल वेलबींग, अगर हम अब रूरल डेवलपमेंट के लिए बात करें, हेल्थ के बाद हम रूरल डेवलपमेंट के लिए आएंगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। जैसे आप देखेंगे ई पंचायत, ई ग्राम, प्रिया सॉफ्ट, ई डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद बहुत सारे है जिसमें कि पब्लिक प्राइवेट दोनों पार्टिसिपेशन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पब्लिक ही है, बहुत सारे में पार्टिसिपेशन है और ट्रिपल मोड पे भी है और कुछ प्राइवेट मोड पे भी है। ई चौपाल, ई शक्ति ताराहाट, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई संजीवनी, ये सारी चीजें, ई भूमि, ज्ञान दूत, ई सुविधा। देन सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड गवर्नेंस, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के साथ साथ बीच में हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का कैसे कनेक्शन हो सकता है गवर्नेंस के साथ। देन सिटीजन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सिटीजन पार्टिसिपेशन इसने हमेशा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। क्यों?
सिटीजन एज अ कस्टमर, सिटीजन एज अ ओनर, सिटीजन एज अ को प्रोड्यूसर, सिटीजन एज अ क्वालिटी इवेल्युएटर। अगर आप देखेंगे मतलब जस्ट ये समझने की बात है कि कोई भी एक डिपार्टमेंट की अगर कोई स्कीम है तो उसके लिए बाकी सारे सिटीजन है, भले ही वो दूसरे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय ही क्यों ना हो। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि हेल्थ से रिलेटेड कोई स्कीम है, तो अगर कोई एजुकेशन का एम्प्लॉय है, डेफिनेटली उसको भी वो कवर करेगा ही। तो हमें ये चीज समझना है कि गवर्नमेंट अलग, सिटीजन अलग नहीं है, दोनों ही एक इंटीग्रेटेड मॉडल में काम करते हैं। नेचर ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे बताया गया है डिफरेंट के लिए कि इशू एंड द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन लेवल क्या हो सकता है, रजिस्ट्रेशन, रेजिस्टेंस एंड द टूल्स क्या है, सिटीजन पैनल बनाए जाए और बेसिकली समझा जाए कि इश्यूज क्या है। सो सिमिलरली यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन की हुई हैं। देन न्यू एज टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, एडिफाइस ऑफ गुड गवर्नेंस रेस्ट इन एसेंस आर इथोस, एथिक्स, इक्विटी एंड एफिशिएंसी। तो ये सारी चीजें हालांकि ये दोनों के लिए ही बराबर लागू होती हैं। देन टूरिज्म में अगर हम बात करें ई गवर्नेंस की, तो बेसिकली रियल टाइम या फिर हम बहुत सारी चीजों को वेल अगर हैंडल करते हैं तो डेफिनेटली टूरिज्म को भी बूस्ट मिलता है और वो इंडस्ट्री डेवलप करती है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप रेलवे का देखेंगे, क्रिस यहाँ पे सेंटर फॉर द रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया जिसमें कि सारी ट्रेन की अवेलेबिलिटी, उनकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन, सारी चीजें अवेलेबल रहती है। इसके अलावा रेलटेल कॉर्पोरेशन है, पीएम वानी है, ये लॉन्च किया गया बाय रेलटेल, प्रोवाइड फ्री पब्लिक वाईफाई सर्विसेज इन 100 इंडियन रेलवे सिस्टम। तो काफी ज्यादा रेलवे सिस्टम्स, रेलवे स्टेशंस में ये सुविधा दे दी गई है। तो बेसिकली ये था ई गवर्नेंस के बारे में जो इस बार का कुरुक्षेत्र मैगजीन का इशू था, और खासकर वहां पे बात की गई डिजिटाइजेशन पे। तो हमने वेरियस कंपोनेंट्स में देखा, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे एजुकेशनल है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड है, टूरिज्म से रिलेटेड है, और गवर्नमेंट का या फिर गवर्नमेंट का क्या रिलेशन है पब्लिक के साथ, और पब्लिक कैसे उनके साथ मिलके एक सिस्टम को बेटर बना सकते हैं, ये सारी चीजें, और कैसे इसमें डिजिटल या फिर जो हमने सबसे पहले बात शुरू की थी डिजिटल डिवाइड से, उसको कोरिलेट किया गया। सो अभी आपके लिए क्या चीज करना है, आपको अगर आपके पास सरप्लस टाइम है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जरूर आप इसको एक बार पढ़ें। इसकी समरी हमने थोड़ा सा इससे ज्यादा डिटेल फॉर्म में अपने कोर्सेज में या फिर आपको अवेलेबल कराई है। कुरुक्षेत्र मैगजीन अगर आपको मिलती है आप जरूर पढ़िए, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप एग्जाम के लिए ही पढ़े, आप उसको वैसे भी पढ़ सकते हैं, आपको इंडिया में क्या चीजें हो रही है सारी चीजें पता चलेंगी। इसके अलावा किसी भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। इसके अलावा कोर्सेज भी आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम के अकॉर्डिंग डेमो देख सकते हैं, एंजॉय नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सारी चीजें पढ़नी है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़िए, बहुत ज्यादा मजा पढ़ने में आएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।